माय नेम इज़ साक्षी आर्या। और पहली क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट या मीनिंग थे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस तरह से ऐड होंगे, या फिर हमने सेकंड सेक्शन में पढ़ा था उसकी मीनिंग के बारे में, जो डेफिनेशन वगैरह है कि एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, या रेसिप्रोकल एग्रीमेंट या वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सेक्शन 10 में पढ़ते हैं, जिसमें व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन से एग्रीमेंट बनते हैं वो हम सेक्शन 10 में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि all agreements are contract if they are made by free consent of the parties and competent to contract। इसमें पहले हमें एक मतलब इसमें पार्ट्स हमें इसमें कंडीशन दी है कि पार्टीज फ्री कंसेंट वाली होनी चाहिए और कंपिटेंट होनी चाहिए। सेकंड, फर्स्ट तो हमें बताया है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी की, कि वो पूरी तरह से अपनी कंसेंट देने के लिए प्रॉपरली फ्री हो। ठीक है, सेकंड में हमें बताया है कि उसकी कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जो हमने डिसेबिलिटी पढ़ी थी लिमिटेशन एक्ट में। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और आगे बताया है फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, या फिर लॉफुल कंसिडरेशन के साथ में कि मतलब एक पार्टी ने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट करा है, किस बेस पर करा है, तो उसके कंसिडरेशन में या उसके रिटर्न में उसको कोई कंसिडरेशन लॉफुल मिलनी चाहिए, जो कि लॉ के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। एंड विद ए लॉ ऑब्जेक्ट, और लॉ ऑब्जेक्ट के साथ में होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या याद रहना चाहिए 10 में, फ्री कंसर्न पार्टीज़ की, एंड कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसी, एंड लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड आगे बताया है आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है या वो एग्रीमेंट है वो जो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए को मतलब किसी भी लॉ के द्वारा कि वो वॉइड है। ठीक है, आगे हम पहुँचते हैं नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल इफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स in India not hereby expressly repealed by which the contract is required to be made in writing in presence of witness and any law relating to the registration of document। इसमें बताया है कि जो क्या है इफ़ेक्ट करता है किसी लॉ को जो कि इंडिया में इन्फोर्स में है। ठीक है, इंडिया में कोई इंडिया के टेरिटरी में कोई लॉ है जो इन्फोर्स में है। ठीक है, उसको अगर इफ़ेक्ट करता है तो ये उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। नथिंग, किसी भी पार्ट को कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही एक्सप्रेसली रिपील्ड होगा। ठीक है, उसके किसी भी पार्ट से जो एक्सप्रेसली रिपील्ड है उसको भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आगे आते हैं सेक्शन 11 की तरफ, जिसमें हम पढ़ते हैं हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कौन सी पार्टीज कम्पिटेंट होंगी। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें पहले कंडीशन क्या बता दी है कि प्रत्येक जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट होगा। हु इज़ ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, पहली कंडीशन हमें बताई है कि वो अगर मेजोरिटी के एज में है, एज ए माइनर पर्सन नहीं है, वो मेजोरिटी वाली एज में है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, लॉ के अनुसार उसको मेजर डिफाइन करा गया है कि ही इज़ नॉट ए चाइल्ड या सी इज़ नॉट ए चाइल्ड एंड एज ए मेजोर पर्सन। ठीक है, तो हु इज़ साउंड माइंड। सेकंड हमें बताया है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। और थर्ड में हमें बताया है कि वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। लॉ की कुछ कंडीशन है या उनके कुछ पर्पज़ है, उनके हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 11 में हमें बताया है। इस चार्ट से हम समझते हैं कि पार्टीज की कम्पिटेंसी क्या होगी। कम्पिटेंसी ऑफ पार्टी सेक्शन 11, हु इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बताया है एज ऑफ मेजोरिटी। अब इसमें क्या बताया है 18+, जैसे कि ये पर्सन है। ठीक है, ये 18 से अबव है तो ये क्या है मेजर पर्सन है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन एज ए माइनर एज ए चाइल्ड आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, अगर कोई साउंड माइंड है, जैसे कि ये पर्सन है, ये साउंड माइंड पर्सन है और ये अनसाउंड माइंड पर्सन है, मतलब इसकी जो मेंटल स्टेट है वो प्रॉपरली इसके कंट्रोल में नहीं है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ये मतलब अपनी मेंटल स्टेट इसकी स्टेबिलिटी में नहीं करता है,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। या नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं हो, मतलब जैसे कि कोई डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी से सफ़र करता है और लॉ के अंतर्गत उस डिसेबिलिटी के अंतर्गत रहते हुए, उस कंडीशन में रहते हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। नो कैपेसिटी इस तीनों में हमें बताया है कि इसमें कोई कैपेसिटी नहीं होगी। सेक्शन 12 में हम पढ़ते हैं व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब हमें 11 में तो बता दिया कि वो पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। लेकिन 12 में हमें डिफाइन किया गया है कि कौन सा पर्सन जो साउंड माइंड कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट को पर्पज के हिसाब से। ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड है फॉर द पर्पज कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, इफ एट अ टाइम व्हेन, जब वो करता है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट। अब इसमें क्या बताया हमें कि अगर कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड है कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज को करने के लिए, तो उस समय पर जब वो क्या करता है, वो ही मेक्स इट, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैपेबल होना चाहिए, मतलब वो योग्य होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस को या एसेंशियल एलिमेंट्स को वो क्या है अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, या उसके बाद का कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसके बारे में उसको नॉलेज हो कि हाँ इसकी बाद में क्या रिजल्ट या कंडीशन हो सकती है, उसके इफेक्ट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में उसको नॉलेज हो, तो वो पर्सन क्या है, वो साउंड माइंड पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind, he make a contract, he is of sound mind। अगर कोई व्यक्ति है जो यूजुअली अनसाउंड माइंड पर्सन है, इसमें बताया है कि यूजुअली वो ऐसी कंडीशन में है वो पर्सन कि वो मतलब जो टेम्परेली स्टेज है उसमें क्या होता है, वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब वो टेम्परेरी स्टेज में क्या है, थोड़े टाइम के लिए उसको पागलपन का दौरा पड़ता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है या कोई भी अदरवाइज प्रॉब्लम है, तो उस टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। लेकिन वो ओकेजनली, लेकिन वो परमानेंट क्या है, साउंड माइंड पर्सन रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इफ़ ए पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन क्या है, कोई पर्सन क्या है, यूजुअली तो साउंड माइंड है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें वही बात बताई है हमें कि यूजुअली वो अनसाउंड माइंड है लेकिन ओकेजनली वो परमानेंट रूप से क्या है, साउंड माइंड है। लेकिन इसमें हमें क्या बताया है, वो कभी कभी तो साउंड माइंड होता है, जैसे कोई पागल व्यक्ति है वो कभी कभी क्या है मतलब अपनी मेंटल स्टेट को क्लियर प्रॉपर दिखा पाता है कि वो साउंड माइंड पर्सन है, वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो परमानेंटली डिसेबल पर्सन है, ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड पर्सन है, नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो प्रॉपर कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है। तो साउंड माइंड को हम सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। आगे हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए पेशेंट इन लूनेटिक एस्लम हु इज इंटरवल ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दो इंटरवल्स। मतलब ये है कि अगर कोई मतलब ऐसे पागल खाने में है कि वो इंटरवल में साउंड माइंड पर्सन बनता है, मतलब उसका इंटरवल एक टेम्परेरी जो पीरियड है उसमें तो वो पागल रहता है, लेकिन परमानेंट स्टेट में क्या है, वो जब उसकी वो जो टेम्परेरी स्टेज क्लियर होती है माइंड से, तो वो क्या है, साउंड माइंड बन जाता है। तो वो उस इंटरवल में जब वो क्लियर माइंड पर्सन होता है, जब वो कॉम्पिटेंट हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंस हो, उसके रैशनल जजमेंट को समझने के लिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। इसमें हमें कैपेसिटी बताई है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वही बातें बताई गई है कि एज ऑफ मेजोरिटी 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन तीनों कंडीशन में नो कैपेसिटी होगी उस पार्टीज की या उस पर्सन की जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में क्या बताया है, ए सेन मैन who is delirious from fever and who is so drunk that he cannot understand the term of contract, form a rational judgment and its effect on his interest, cannot contract whilst its delirium and drunkenness last। मतलब इसमें बताया है अगर कोई सेन पर्सन है, मतलब कोई साउंड माइंड पर्सन है जो प्रॉपरली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, लेकिन वो डिलीरियस है फ्रॉम फीवर के द्वारा सफ़र कर रहा है, या फिर वो ड्रंक है, मतलब एज ए वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो रहा है, मतलब उसने क्या करा है,
किसी भी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को ड्रंक कराया है तो वो अंडरस्टैंड नहीं करता, क्या ना अंडरस्टैंड, कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को या फिर रैशनल जजमेंट को, उस कंडीशन में कि उसकी जो मेंटल स्टेट है ना वो प्रॉपरली क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए एबल नहीं है, तो उस कंडीशन में वो उसके जजमेंट या टर्म्स है या इंटरेस्ट है उनको समझने के लिए वो क्या है कम्पिटेंट नहीं है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे हम आते हैं सेक्शन 13 की तरफ। कंसेंट, कंसेंट किसको कहेंगे हम, 2 and more पर्सन आर शेयर टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक कोई व्यक्ति हैं जो कि एक ही चीज़ पर अपनी कंसेंट देते हैं, जो अपनी सैंक्शन देते हैं कि मतलब मैं इसको करने के लिए एग्री हूँ और दूसरी पार्टी भी उसी कंडीशन को करने के लिए एग्री होती है। तो उसमें 2 पार्टी हो सकती हैं या 2 से अधिक भी पर्सन हो सकते हैं और वो अपनी कंसेंट देते हैं। कंसेंट कैसी होगी, फ्री होगी। ठीक है, दे एग्री अपॉन द सेम थिंग, एक ही वस्तु को करने के लिए और सेम सेंस में। ठीक है, उसको हम कंसेंट कहेंगे, जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। अब आगे आते हैं सेक्शन 14 में, जिसमें हमें फ्री कंसेंट की बात कही है। अब फ्री कंसेंट से हम क्या समझते हैं कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड। मतलब कंसेंट को फ्री कब समझेंगे, जबकि वो इसमें बताया गया है कंसेंट फ्री कब होगी, जब नॉट कॉज्ड, जब वो किनके द्वारा नहीं होगी, ये जो हमें कंडीशन बताई गई है इनके बेस पे नहीं होगी। पहली कंडीशन हमें क्या बताई है, कॉशन, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में, एंड फ्रॉड जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। फोर्थ में हमें मिसरिप्रेजेंटेशन जो डिफाइन किया गया है 18 में, एंड 20, 21, 22 में हमें मिस्टेक के बारे में डिफाइन किया गया है, जो पार्टीज़ की कैपेबिलिटी या फिर उनकी एबिलिटी पर जो मिस्टेक होती है तो वो हमें इन सेक्शन में डिफाइन किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, तो कंसेंट इज सेड टू बी शोक्योज व्हेन इट हैज़ बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर कोई कंसेंट जो इनके बेस पर ली गई है वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे, हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 15 में, इनको डिफाइन करके कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे समझते हैं, देखिए कि कोएर्शन डिफाइन, कोएर्शन इज कमिटेड थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड 1860 का जो है, and the unlawful detaining and threatening to detain any property to prejudice to any person with the intention of causing any person to enter into any agreement। ठीक है, इसमें क्या बताया, क्वेश्चन किसको कहेंगे हम, इसमें बताया गया है कि अगर कोई कमिट करता है या फिर करने की धमकी देता है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला, अगर वो उसके लिए मना करता है तो मैं उसको धमकी दूँ या मैं उसको कमिट करने के लिए कोई भी मतलब या उसके किसी रिलेटिव को धमकी दूँ, ठीक है, जो कि फॉरबिडन है, जो कि निषेध है आईपीसी के अंतर्गत, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत, या फिर अनलॉफुल डिटेन करूं या उस पर्सन को मैं कहीं पे बंद करके रखूं उसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर उसका एग्रीमेंट असेंट लेने के लिए या उसकी कंसेंट लेने के लिए, या थ्रेटनिंग टू डिटेन, या फिर उसको धमकी दूं कि मैं आपको क्या है डिटेन करके, मैं आपको मतलब क्या है कहीं पे डिटेन करके रखूंगी या फिर मतलब कहीं पे बंद करके कि उसको आने जाने का कहीं पे मौका ना मिल सके या वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सके। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर कमिट करता है, थ्रेटनिंग टू कमिट करता है, या फॉरबिडन होता है, या अनलॉफुल डिटेंशन होता है, या थ्रेटनिंग टू डिटेन किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव पढ़ने की बजाय विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन, जो उस एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो प्रेजुडाइस टू एनी पर्सन वाट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, मतलब उस व्यक्ति जो उस एग्रीमेंट में एंटर करता है उसको मैं ऐसे कार्य कमिट करती हूँ या ऐसा कोई एक्ट कमिट करती हूँ जो कि इन केसेस में अनलॉफुल है। ठीक है, तो उस केस में मैं कॉशन करती हूँ। ठीक है, उसके अगेंस्ट में कॉशन क्या है कि मैं उसकी कंसेंट को उसके अगेंस्ट में उसको बाउंड करके उससे लेती हूँ। ठीक है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बताया है इट इज़ इमटेरियल वेयर द इंडियन पेनल कोड इज एंड इज नॉट इन फोर्स इन प्लेस वेयर द कॉशन इज एम्प्लॉयड। तो ये क्या होगा कि इट इज़ इमटेरियल,
तो ये इमेटेरियल कब होगा कि अगर इंडियन पेनल कोड वो उस फोर्स में नहीं है, मतलब उस टेरिटरी में नहीं है जहाँ पर वो कोर्शन एम्प्लॉय किया गया, तो उस केसेस में क्या होगा कि अतात्विक होगा, वहाँ पे वो लॉ अप्लाई होना हो। ये जरूरी नहीं है, वहाँ की जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को क्या करेंगे, पनिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ए ऑन बोर्ड ऑन इंग्लिश शिप, ठीक है, ऑन द हाई सी causes बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटीमेशन अंडर इंडियन पेनल कोड। अगर कोई ए पर्सन है जो कि इंग्लिश शिप पर है, जहाँ पर क्या है मतलब जो फॉरेनर पर्सन है वो है हाई शिप पर, और वो एंटर करता है बी के साथ एग्रीमेंट में, तो वो क्रिमिनल इंटिमेडेशन करता है। ठीक है, इंडियन पेनल कोड में, तो उसके अंतर्गत वो पनिशेबल होगा। ठीक है, उस कोड के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत तो होगा ही, और वहाँ की अगर कोई लॉ है उसके अंतर्गत भी। ठीक है, ए आफ्टरवर्ड शू बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कोलकाता। तो कोलकाता पर हमारे क्या है, लॉ अप्लाई होता है ऑल ऑफ इंडिया में, तो वो क्या है, उस लॉ के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल होगा। ए हैज़ एम्प्लॉयड कॉशन ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड, सॉरी, इंग्लैंड के लॉ के अंतर्गत वो ऑफेंस क्या है, पनिशेबल नहीं है, लेकिन वो 506 इंडियन पेनल कोड जो क्रिमिनल इंटीमेशन है उसमें क्या है, पनिशेबल है, तो वो उसके अंतर्गत उसको क्या है, लाइबिलिटी पर पनिश किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसके चार्ट से समझते हैं क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे ये पर्सन है, मैं इसको क्या है, सॉरी, ये पर्सन है जो ब्लू टी शर्ट में है, रेड टी शर्ट वाले पर्सन को क्या है, बाउंड करता है कि आप क्या है इस पेपर पर अपने साइन करिए, या फिर आप अपनी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ये येलो वाला पर्सन है, ये ब्लू वाले पर्सन को कहता है कि आप अपनी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या फिर कोई भी जो चीज़ है वो मेरे को दे दीजिए, तो उसको थ्रेटनिंग करके बोलता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, इफ ए कंसेंट इज ऑब्टेन बाय कोर्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, सॉरी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 16 में, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात की गई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन किया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन subsistence between the party are such one party is in position to dominate and the will of the party and uses the position to obtain unfair advantage ओवर द अदर। इसमें हमें दो कंडीशन बताई गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत होता है तो उसमें रिलेशन कैसे होते हैं, रिलेशन सबसिस्टेंट कैसे होते हैं, जिसमें एक पार्टी किस पोजीशन में होती है, वो डोमिनेट पोजीशन में होती है, जो कि दूसरी पार्टी के विल पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, और अगर उसकी पोजीशन क्या होती है कि वो अनफेयर एडवांटेज लेती है उस दूसरी पार्टी से। ठीक है, वो उसका जो बेनिफिट है, जो अनफेयर बेनिफिट या अनलॉफुल बेनिफिट है, वो उस दूसरी पार्टी से लेती है। ठीक है, ऐसे केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बताई है, इन पार्टिकुलर विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरली ऑफ फोरगोइंग प्रिंसिपल ए पर्सन इज said to be in a position to dominate the will of another। इसमें क्या है कि मतलब इस पूरे जो सबसेक्शन को इफेक्ट ना करते हुए, इन पार्टिकुलर विदाउट प्रेजुडाइज टू जनरली ऑफ फॉरगोइंग प्रिंसिपल, जो पहले वाले प्रिंसिपल पर कोई प्रभाव ना पड़ते हुए ए पर्सन वो किस पोजीशन में होता है, डोमिनेट पोजीशन में, विल ऑफ अनदर, किसी दूसरे पर्सन की विल पर वो डोमिनेट पोजीशन में होता है। ठीक है, ये बताया है। जो हमें इसके फर्स्ट क्लोज में हमें बताया है, वेयर द ही होल्ड ए रियल एंड अपारेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। ठीक है, तो वो होल्ड क्या करता है, रियल एंड अपारेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जो कोई दूसरी पार्टी है उसकी अथॉरिटी में कोई जो मतलब जो भी थिंग्स है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो वो उसकी अथॉरिटी को उसके अगेंस्ट से ले लेता है। ठीक है, ही स्टेन इन फेड्यूशरी रिलेशनशिप, वो ऐसे रिलेशनशिप में होता है कि वो उसको डोमिनेट करता है या उसके अगेंस्ट में वो क्या है, रिलेशन रखता है कि वो उस बेनिफिट को उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट उसको मिल रहा है उसको वो उसके अगेंस्ट में ले सके। ठीक है, ऐसी पोजीशन में होता है। हम क्लोज बी में आते हैं कि ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली एंड परमानेंटली इफेक्टेड बाय एज, इलनेस एंड मेंटल एंड बॉडीली डिस्ट्रेस। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो डोमिनेट पोजीशन में है,
अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो टेम्परेली और परमानेंटली क्या है, एज इलनेस या मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस द्वारा इफेक्टेड होती है। ऐसे कि वो बॉडीली क्या होता है, डिसेबल पर्सन होता है, या इलनेस के कारण, या उस वो ऐसी कंडीशन में, ऐसी डिजीज में है कि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम्पिटेंट नहीं है, या एज किस कंडीशन में, माइनर में है तो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तो क्या है, उसको क्या करा जाता है, उसको अंडू इन्फ्लुएंस करा जाता है। तो उस केस में क्या है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम्पिटेंट नहीं होगा। थर्ड सबसेक्शन में हम आते हैं वेयर वो पर्सन हु इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंड एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम, द ट्रांजेक्शन अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट एंड ऑन एविडेंस एड्यूस to be unconscionable and the burden proving that the contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in position to dominate the will of other। अगर कोई व्यक्ति है जो डोमिनेट पोजीशन में है दूसरे की विल पर, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और उस ट्रांजेक्शन से ये अपीयर होता है, जो एविडेंस एड्यूस होते हैं वो अनकंसिनेबल है, उन एविडेंस का कोई प्रॉपर क्या है, डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस कॉन्ट्रैक्ट का उस अनड्यू इन्फ्लुएंस पर डिपेंड नहीं करता है उस व्यक्ति की पोजीशन पर जो डोमिनेट में है, विल में है, अदर में। तो उन केसेस में वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ठीक है, अब ये क्या है, आगे हमें कुछ एक एक्सेप्शन बताया गया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है, बताया गया है, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, ये क्या है, 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें बताया है कि हमें जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न है वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये चार्ट से हम समझते हैं कि जैसे कि ये पर्सन है, ये इस मेजर या फिर जो ये अडल्ट पर्सन को बोलता है, ये जो ओल्ड एज पर्सन को बोलता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, और ये क्या है, ये कैपेसिटी में नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, या फिर क्या है, ये इस पेशेंट को, ये डॉक्टर और कोई थर्ड पर्सन है, ये दोनों मिलके कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को लेने के लिए इस पेशेंट से, जो अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है, साइन करने के लिए बोलते हैं, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, हम वॉइडेबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। सॉरी, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक टाइप। अब आगे हम इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। ए हैविंग, ए वाले इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, मतलब ए अपनी मनी रखता है एडवांस उससे सन से, जो कि बी है, ड्यूरिंग हिज माइनरिटी, कि जब तक वो माइनर है तब तक वो उसके एडवांस मनी को अपने पास रखेगा। अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑफ ऑब्टेन बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जब तक कि बी अपनी एज को ऑब्टेन नहीं करता, तो और वो जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस को क्या है, मिसयूज ना करता हो, तो वो जो बॉन्ड है फ्रॉम बी एंड ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस ए एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बताइए, हम बताते हैं कि अगर कोई ए है जो कि बी के बिहाफ पर कोई मनी रखता है कि उसको वो इनहेरिटेंस में मिलने वाली है, स्टेट में मिलने वाली है, तो वो क्या है, पेरेंटल, वो उसका पेरेंट्स है। ठीक है, तो वो जब तक कि वो उसको मेजॉरिटी के एज में ना आए, अगर वो उस मनी का या उस अमाउंट का वो मिसयूज करता है, तो वो क्या करता है, कहते हैं हम बी हैविंग डिस्कवर ए वेन ऑफ और ऑन द स्टेट ऑफ ए। तो बी ने क्या डिस्कवर करी, एक ऐसी कोई और जो कोई भी मतलब ये क्या है, कोई भी मेटल जो कि रॉ कंडीशन में है, वो ए की स्टेट पर क्या है, उसने डिस्कवर करी। तो अडोप्ट मीन्स ऑफ कंसिलमेंट, तो कंसिलमेंट के जो क्या है मीन्स पर उसने क्या है, उसको अडोप्ट करा। ठीक है, डज यानी कंसिल, और कंसिल करके एग्जिस्टेंस ऑफ और फ्रॉम ए से उसका एग्जिस्टेंस को छुपाते हुए क्या करा, एज की इग्नोरेंस पर बी अनेबल टू बाई द स्टेट ऑफ अंडर वैल्यू, और उसने अंडर वैल्यू मतलब जो वैल्यू उससे अधिक हो सकती थी उस और के कारण, उन मेटल, रॉ मेटल के कारण, तो उसकी अंडर वैल्यू में उसको खरीदा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल होगा। वो ए के ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू एन स्टेट एट द डेथ ऑफ बी।
अगर क्या है कि ए एक स्टेट को पाने के लिए सक्सीड होता है जब बी की मृत्यु हो जाती है और बी मर जाता है। सी हैविंग रिसीव इंटेलिजेंस ऑफ बीज डेथ, तो सी क्या करता है, इंटेलिजेंस को क्या है रिसीव करता है बी की डेथ पर, एंड प्रिवेंट द इंटेलिजेंट रीचिंग ए, तो प्रिवेंट क्या है, वो इंटेलिजेंस उस रीचिंग को उस ए तक पहुंचने के लिए क्या है रोका जाता है। दस इंड्यूस ए टू सेल हिम हिज इंटरेस्ट इन द स्टेट एंड द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए, तो क्या है ए, इसमें एक कंडीशन पर वो क्या है सेल वॉइडेबल होगी। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 19 ए में, जिसमें पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, तो उसको सेट असाइड करने के लिए क्या पावर है ये बताई गई है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉज, मतलब उस पार्टी की कंसेंट पर जिसकी जिस पार्टी के अगेंस्ट में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है उसकी कंसेंट पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वॉइडेबल होगा। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है आइदर प्रॉपर रूप से क्या है सेट असाइड किया जाएगा, अगर इफ द पार्टी हु हैज बीन एंटाइल्ड टू अवॉइड इट एंड रिसीव एनी बेनिफिट एंड देयर अपॉन द टर्म एंड कंडीशन द कोर्ट में सीम जस्ट, इसमें बताया गया है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट यह है सेट असाइड किया जाएगा प्रॉपरली, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई पार्टी है जो क्या है वॉइड उसके बेनिफिट को लेती है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो दूसरी पार्टी के अनड्यू इन्फ्लुएंस पर की गई है, जो कोर्ट उसको समझता है, तो कोर्ट क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा। ठीक है, हम समझते हैं, पहले इलिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। ए सन हैज फोर्स्ड बीज नेम टू प्रोमिसरी नोट, तो ए के बेटे ने क्या करा फोर्स करा जो बी के नाम से है प्रोमिसरी नोट। ठीक है, अब बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसिक्यूट करने के जो डर धमकी से जो कि ए सन ने करा है वो बॉन्ड लेता है ए से कि ठीक है फोर्जरी नोट का कोई अमाउंट है, और अगर बी क्या है वो शू करता है उस बॉन्ड पर, तो कोर्ट उस बॉन्ड को सेट असाइड कर देगा। ठीक है, आगे इलिस्ट्रेशन बी में पढ़ते हैं। ए मनी लेंडर एडवांस 100 टू बी, तो क्या है मनी लेंडर है ए, तो एडवांस में बी को देता है जो कि एग्रीकल्चरिस्ट एक कोई किसान है या ऐसा कोई पर्सन है जो कि खेती करता है, बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूस बी, जो कि द्वारा बी के द्वारा क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा इंड्यूस किया गया है, टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर 20,100 विद इंटरेस्ट ऑफ एट ए 6% पर मंथ, एंड कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड एंड ऑर्डरिंग बी टू रीपे 100 विद द सच इंटरेस्ट, तो क्या है इस केसेस में भी कोर्ट क्या है उस ऑर्डर को सेट असाइड, उस बॉन्ड को या फिर उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा। ठीक है, सेक्शन 20 में हम पढ़ते हैं, सेक्शन 20 में कि एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक टू मैटर ऑफ फैक्ट, अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक के अंतर्गत या फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोई फैक्ट्स हैं उनमें अगर दोनों पार्टी से मिस्टेक होती है तो वो एग्रीमेंट क्या है वॉइड होगा। वेयर द बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट असेंटियल टू एन एग्रीमेंट, जो उस एग्रीमेंट को समझने के लिए क्या था असेंटियल था, तो वो क्या है एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। एन एरोनियस ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ द थिंग्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई एरोनियस ओपिनियस है जो उस ओपिनियन ने उस जिसका कोई बेस नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के असेंटल टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं रखता और उसने प्रॉपरली वो कोई ओपिनियन नहीं दी है, एरोनियस कोई ओपिनियन है एज ए वैल्यू ऑफ थिंग जो कि सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का, तो वो क्या है इज़ नॉट टू बी डीम्ड टू मिस्टेक एज द मैटर ऑफ द फैक्ट, तो उस केसेस में वो मिस्टेक के कारण नहीं हुआ है, वो उसकी नॉलेज में है वो ओपिनियन, तो इस केस में क्या है वो मिस्टेक इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम। To sell to be a specific cargo of goods supposed to be on its way from the England to Bombay, and it's turned out that before the day of bargain the ship conveying the cargo has been cast away and the goods lost. Neither party was aware to these fact and agreement is void. तो मतलब उसके बारे में दोनों पार्टीज को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि वो कास्ट निकल जाएगी या वो कार्गो क्या है उनका गुड्स क्या है वो क्या है मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बारे में ये एग्रीमेंट वॉइड
वॉइड होगा, लेकिन इसमें बोथ ऑफ द पार्टी इज नॉट लाइबल फॉर दैट। ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए एग्री टू बाई फ्रॉम बी ए सर्टेन हॉर्स। ए क्या है, एग्री होता है कि वो उससे घोड़ा खरीदने वाला। इट टर्न आउट द हॉर्स वाज डेड। अब उस घोड़े की मृत्यु ही हो जाती है एट द टाइम ऑफ बार्गेन, खरीदते टाइम है, तो दोनों पार्टी उसके बारे में अवेयर नहीं थी, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। सी इलस्ट्रेशन में आते हैं, ए बीइंग एंटाइल्ड टू स्टेट फ्रॉम ए लाइफ ऑफ बी एंड एग्री टू सेल टू इट टू सी। ए बीइंग एंटाइल्ड टू, अगर कोई एंटाइल्ड है स्टेट को फॉर लाइफ ऑफ बी की लाइफ पर, और एग्री करते हैं कि उसको बेचेंगे उस सी को। सी बी वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टाइम पर बी मर जाता है, तो बोथ पार्टी इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट के कारण वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 21 में हम आते हैं, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अगर कोई मिस्टेक का इफेक्ट है वो लॉ पर कैसे पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल नहीं होता है बिकॉज इट वाज कॉज बाई मिस्टेक एज इन लॉ फोर्स इन फर्स्ट, अगर वो मिस्टेक क्या है, लॉ की है, तो वो एनफोर्स में नहीं है। लेकिन अगर वो मिस्टेक सेम इफेक्ट पर फैक्ट्स की है, तो वो क्या है, एक्सक्यूजेबल नहीं होगी, एक्सक्यूजेबल हो जाएगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ पर एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी। तो इन केसेस में क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ तो काउंटेबल नहीं होगी, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट काउंटेबल हो जाएगी। ठीक है। इसमें इफेक्ट ऑफ आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन से, कि ए एंड बी मेक एन कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑफ एरोनियस बिलीव दैट पार्टिकुलर डेब्ट इज बार्ड बाय इंडियन लॉ। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस ग्राउंड पर कि कोई एरोनियस बिलीफ है, कोई मिसलीड वाली बिलीफ है, जिस पर प्रॉपरली उनका कोई विश्वास नहीं है, पार्टिकुलर डेब्ट जो इंडियन लॉ के अंतर्गत पूरी तरह से बार्ड है। ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल होगा, क्योंकि वो क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उन दोनों पार्टीज को उस कॉन्ट्रैक्ट की जो मिस्टेक थी उनके बारे में नॉलेज ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये मिस्टेक हुआ क्या है, फैक्ट्स का, ना कि लॉ का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22, कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टीज एज टू मैटर ऑफ द फैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि अगर वो एक पार्टी के द्वारा अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो किया जा रहा है, इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज इज बीइंग अंडर ए मिस्टेक एंड मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो क्या है, फैक्ट्स के जो मैटर हैं उनके मिस्टेक के अंतर्गत है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। तो उस पार्टी को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस केसेस में क्या है, वो वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है। उसमें एक पार्टी की मिस्टेक हो गई, तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हो। ठीक है। सेक्शन 23 में हम आते हैं, व्हाट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो कौन सी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगी और कौन सी नहीं। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, तो क्या है, सारी जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट की लॉफुल होंगी, लेकिन किन कंडीशन के अलावा कुछ बताई गई हैं। इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ के द्वारा फॉरबिडन है। इट इज़ सच नेचर इफ इट इज़ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट करती है, अगर फ्रेंडुलेंटली है, अगर एम्प्लॉयज करती है इंजरी को, किस पर्सन की इंजरी को, प्रॉपर्टी की या किसी दूसरे व्यक्ति की इंजरी को, या फिर कोर्ट्स रिगार्ड में इमोरल है या अपोज्ड है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, तो इन केसेस पे वो जो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल होगा। इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज शेयर टू बी अनलॉफुल एंड एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जैसे कि हम इससे समझने वाले हैं कि जो लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, वो दोनों पार्टी फ्री कंसर्ट से कर रहे हैं, इनमें कंसिडरेशन मिल रही है। ठीक है। सेल्स ऑफ गुड में, लीगल सर्विस में या पार्टनरशिप में, इसमें क्या है, ड्रग फॉलो में है, स्मगलिंग में है, या फिर जो क्या है, डिटेंडर बिजनेस है, कोई भी अनलॉफुल पर्पज से, तो वो क्या है, वो कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होंगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 एंड हेयर बी प्रोमिस टू पे द सम ऑफ 10,000 रुपीज इन कंसिडरेशन फॉर ए's promise to sell the house and A promise to sell the house is
कंसिडरेशन फॉर बी's प्रोमाइज टू पे 10,000 देयर एज लॉफुल कंसिडरेशन। अगर ए बी को 10,000 देता है और बी प्रॉमिस करता है कि वो उसको 10,000 देगा इन कंसिडरेशन पर, अगर वो उसको उसका घर बेच दे तो वो कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल होगी। ए प्रोमाइज टू पे 1,000 rupees at the end of the 6 month if C owes that sum to B fail to pay। अगर B पे करने में असफल होता है तो बी प्रोमाइज टू grant to him C accordingly here the promise of each other consideration for promise of other party and they are lawful consideration। इसमें बताया गया है कि अगर ए प्रोमाइज करता है 1,000 रुपीज़ देने के लिए 6 मंथ के एंड पर, और अगर सी जो उनको क्या है लेता है तो वो बी की सम को लेता है, और अगर असफल होता है तो वो ग्रांट करेगा सी को अकॉर्डिंगली, तो वो प्रोमाइज और कंसिडरेशन कैसा होगा, लॉफुल होगा। सी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए प्रोमाइज फॉर ए सर्टेन सम पे टू हिम बाय बी टू मेक ए गुड टू बी द वैल्यू ऑफ हिज शिप इट इज wrecked the uncertain voice and here B promised the consideration for B's payment and B's payment is consideration for A's promised this consideration। तो इस केस में कंसिडरेशन लॉफुल होगी कि अगर उसकी कोई जहाज है, उस पर कोई गुड्स उसका आने वाला है और उसके लिए वो उसको क्या है प्रॉपर अमाउंट देता है, तो उस केसेज में वो कंसिडरेशन लॉफुल होगी। डी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए प्रोमाइज टू मेंटेन बीज चाइल्ड एंड बी प्रोमाइज टू पे 1,000 रुपीज़ ईयरली फॉर द पर्पज एंड द प्रोमाइज ऑफ ईच अदर पासिस। तो इस केसेज में अगर वो उसका बच्चा को संभालती है बी को एज ए चाइल्ड, और बी उसके लिए प्रोमाइज करता है मतलब ए प्रोमाइज करता है कि मेंटेन करेगा वो बी के चाइल्ड को, और बी उसके लिए उसको 1,000 रुपीज़ देगा, तो ये कंसिडरेशन लॉफुल है। ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डिवीजन अमॉन्ग द गेन्स ऑफ एक्वायर। तो इसमें क्या है हमें बता दी फ्रॉड की कंडीशन, बाय देम बाय फ्रॉड द एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। एफ इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए प्रोमाइज टू ऑब्टेन फ्रॉम बी एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमाइज टू पे 1,000 रुपीज़ टू ए द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर वो उसको क्या है कोई लीगल सर्विस या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है या पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट को, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल होगा, और कंसिडरेशन क्या होगी, अनलॉफुल होगी। ठीक है। ए बीइंग एन जी इलस्ट्रेशन में आते हैं, ए बीइंग एजेंट फॉर ए लैंडेड प्रोप्रिएट एंड एग्री फॉर ए मनी without the knowledge of his principal to obtain B a lease of land belonging to his principal the agreement between is A and B। अगर ए कोई एजेंट है लैंड के प्रोप्रिएटर का, ठीक है, वो उसको मनी देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसमें वो प्रिंसिपल की नॉलेज के बिना देता है, तो वो क्या है, एग्रीमेंट तो वॉइड होगा, और वो क्योंकि फ्रॉड और कंसीलमेंट के द्वारा हो रहा है तो वो कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होगा। ठीक है। एच में हम आते हैं, ए प्रोमिस टू बी टू ड्रॉप ए प्रोसिक्यूशन एंड ही एज इंस्टीट्यूट अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रोमाइज टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन एंड द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो वो क्या कहता है कि आप मेरे खिलाफ में कोई केस है, ए प्रोमाइज करता है कि वो उस प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप कर देगा, उसको विड्रॉ कर देगा जो उसने इंस्टीट्यूट करा है बी के अगेंस्ट में, और बी उसको प्रोमाइज करता है कि जो वैल्यू ऑफ थिंग्स उसने रीस्टोर करी थी एज ए रॉबरी से, तो वो उस एग्रीमेंट के बेस पर उसको वो दे देगा। तो इस केसेज में वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, और वो जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल होगी। ठीक है। इसमें ऐसे आगे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 24 की तरफ। एग्रीमेंट्स वॉइड इफ द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड होगा किन केसेस में, अगर कोई कंसिडरेशन का पार्ट है या ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो अनलॉफुल कंडीशन में दिया गया है। इफ ए पार्टी टू ए सिंगल कंसिडरेशन वन एंड मोर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई सिंगल कंसिडरेशन दी गई है लेकिन उनमें ऑब्जेक्ट एक से अधिक है, तो एनी वन एंड एनी पार्ट ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। इसमें क्या बताया गया है कि पहली कंडीशन में हमें क्या बता दिया, पहली कंडीशन में हमें बताया कि अगर कोई पार्टी है जो कि सिंगल कंसिडरेशन देती है, मतलब कोई एक्ट को करने के लिए सिंगल कंसिडरेशन और उसमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक से अधिक पार्ट में कंसिडरेशन अलग अलग देती है और उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है लेकिन वो क्या है, अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए प्रोमाइज टू सुपरिंटेंड ऑन द बिहाफ ऑफ बी। ए प्रोमाइज करता है कि वो सुपरिंटेंड करेगा बी के बिहाफ पर ए लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंडिगो एंड इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स। बी प्रोमाइज टू पे, तो उसको सैलरी देने के लिए 10,000 रुपीज़ इन ईयरली, तो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ए के प्रोमाइज का, और कंसिडरेशन बी के प्रोमाइज का वो क्या है, अनलॉफुल है। ठीक है।
इसके से आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 25, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट है जो कंसिडरेशन के बिना है तो वो वॉइड होगा, अनलेस इट इज़ रिटन, जब तक कि वो राइटिंग में ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, एंड और इज ए प्रोमाइज टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, और वो दूसरी पार्टी को प्रोमाइज ना करे कंपनसेट करने के लिए जो कि उसने कुछ करा है, समथिंग डन, एंड प्रोमाइज टू पे ए डेप्थ अनलेस बार बाई लिमिटेशन लो, या फिर जो बार्ड हो गया, वो एक्ट कोई बार्ड हो गया, उसके लिए वो पे करने के लिए उसको ना दे, तब तक वो एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना वॉइड होगा, अदरवाइज वो क्या है एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन के बिना होता है तो वो क्या होता है, वॉइड होता है। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बताया है, अनलेस इट इज एक्सप्रेसली, जब तक कि वो रिटर्न में ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, फॉर टाइम बिंग इन फोर्स एंड रजिस्ट्रेशन, और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ना हो, और ऑन अकाउंट्स ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ऑफ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन ना हो जो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन का ना हो, इन नियर रिलेशन, या एक दूसरे के लिए रिलेशन में ना रहते हुए, तो उस कंडीशन में विदाउट कंसिडरेशन वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई है ये, इट इज़ ए प्रोमाइज टू कंपनसेट होली, कि वो प्रोमाइज करता है उसको कंपनसेट करने के लिए होली या पार्ट में, ए पर्सन हु इज़ ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर फ्रॉम प्रोमाइजरी, और वो क्या है वॉलंटरी, मतलब अपने पर्पज से, खुद की कंसेंट से क्या है उस कार्य को करने के लिए उसको कंपनसेट करता है, पूरा कंपनसेट करता है या पार्ट में कंपनसेट करता है, समथिंग विच प्रोमाइजर वाज लीगली कैपेबल कंपिलेबल टू डू सो, तो क्या है उसको करने के लिए वो कंपिलेबल है। ठीक है, तो उस केसेस में वो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज उसके बिना वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सबसेक्शन 3 की तरफ, इट इज़ प्रोमाइज मेड इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में है, साइन है पर्सन के द्वारा जो कि चार्ज है, या उसके एजेंट के द्वारा, ठीक है, या स्पेशली ऑथराइज पर्सन है उसके द्वारा, और उसको पे करता है होली या पार्ट में, ठीक है, और क्रेडिटर एनफोर्स है पेमेंट के द्वारा, तो उस लिमिटेशन लॉ के अंतर्गत, फॉर द लॉ ऑफ लिमिटेशन एनी ऑफ दिस केसेस, तो एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इन केसेस में कि वो साइंड है या फिर राइटिंग में है या फिर एजेंट के द्वारा, स्पेशली ऑथराइज पर्सन के द्वारा साइंड है। ठीक है, और अगर डेब्ट उसको पार्ट में क्या है कंपनसेट किया गया है, क्रेडिटर के कंपनसेट किया गया है, पेमेंट किया गया है, तो उस केसेस में क्या है वो बार्ड होकर के लिमिटेशन के अंतर्गत वो एग्रीमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। तो ये क्या है, ये जो प्रोविज़न है कि वो क्या है हमने क्या है वो एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन के बिना किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बनता है, तो उन केसेस में अगर वो जो एग्रीमेंट वॉइड किन केसेस में नहीं होगा, अगर वो डोनर और डोनी के केस में, एज ए गिफ्ट के केस में वो क्या है अप्लाई नहीं होता है, और अगर एग्रीमेंट है टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमाइजर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइडेबली बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन इज एडिक्वेट। तो क्या है, प्रोमाइजर ने फ्रीली कंसेंट दी है और वो वॉइड नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, कि अपर्याप्त है, तो इस बेस पर वो कंसिडरेशन मतलब वो उसकी कंसेंट नहीं ली गई है कि वो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, तो उस केसेस में भी इसको इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन टेकन इन अकाउंट्स ऑफ द कोर्ट डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमाइजर वाज फ्रीली गिवन। ठीक है, तो इस केसेस में भी वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। आगे आते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वैलिड एग्रीमेंट, जो इसमें एक्सेप्शन क्या होंगे कि रिटर्न, रजिस्टर्ड, प्रोमाइज, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टनरशिप, प्रोमाइज टू कंपनसेट फॉर पोस्ट वॉलंटरी एक्ट। ठीक है, इन केसेस में तो क्या है कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होगा कि अगर कोई ड्रग्स से रिलेटेड कोई बिजनेस है, या स्मगलिंग से रिलेटेड, या नेक्ड प्रोमाइजेज है, या कोई न्यूड प्रोविजन से रिलेटेड है, तो उन केसेस में क्या है वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा बिना कंसिडर। जनरली एन एग्रीमेंट विदाउट अनलॉफुल इज वॉइड एंड बट नॉट इन दीज केसेस, लेकिन इन केसेस में क्या है वो वॉइड नहीं होगा। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं कि ए प्रोमाइज फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी 1000 दिस इज ए वॉइड एग्रीमेंट, मतलब उसको बिना कंसिडरेशन पर देने के लिए 1000 रुपये देता है, तो वो एग्रीमेंट क्या है वॉइड होगा। ठीक है, बी में हम आते हैं, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमाइज टू गिव हिज सन 1000, ए पुट्स हिज प्रोमाइज टू बी into writing and registered
द कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नेचुरल लव अफेक्शन नहीं है और उसके बेटे को वो 1000 रुपीज़ देता है, लेकिन उस पर वो राइटिंग और रजिस्टर्ड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ए फाइंड्स बीज पर्सन गिव इज टू बी प्रोमाइज टू गिव रेट्स 50, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको भी कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। डी में हम आते हैं, ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन एंड बी प्रोमाइज टू बी एज एक्सपेंसेस इन डूइंग सो, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए ओज बी रेट्स 1000 एंड बट डिप्स इज बार बाय लिमिटेशन एक्ट, ए साइन ए रिटर्न प्रोमाइज टू पे 500 ऑन अकाउंट्स ऑफ डेट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट हो गए अगर लिमिटेशन के बार के अंतर्गत है, लेकिन वो रिटर्न प्रोमाइज हो तो उसको साइन करके, ठीक है। डिलिस्ट्रेशन में क्या बताया है, ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन एंड बी प्रोमाइज टू पे एज एक्सपेंसेस इन डूइंग सो, दिस इज एन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या है कि उसके बच्चे को देने के लिए सपोर्ट्स करता है। तो उसके इसमें जो इन्फेंट जो अभी पैदा नहीं हुआ है तो ए के एक्सपेंसेस पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए ओज बी 1000 रुपीज़ बट डेब्ट इज बार्ड बाई, तो वो क्या है लिमिटेशन के अंतर्गत बार्ड है, लेकिन साइंड है, रिटर्न है, प्रोमाइज है पे करने के लिए 500 रुपीज़, तो अकाउंट्स के डेब्ट पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एफ में क्या है कि ए एग्री टू सेल एन हॉर्स वर्थ 1000 रुपीज़ फॉर रेट्स 10 एंड इज कंसर्न टू एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन, द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट नथिंग विथ स्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, अगर वो 1000 का घोड़ा 10 रुपये में देने के लिए कंसेंट फ्रीली देता है तो वो एग्रीमेंट इस बेस पर वॉइडेबल नहीं होगा कि वो जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेसी है, ठीक है। जी इलिस्ट्रेशन में आते हैं, ए एग्री टू सेल एन हॉर्स ऑफ 1000 10,000, ए डिनाइज हिज कंसेंट एंड एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज ए फैक्ट विच द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट इन कंसिडरेशन वेदर नॉट इज कंसेंट वाज फ्रीली गिवन, तो इस केसेस में एग्रीमेंट क्या है वॉइड हो जाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 26 जिसमें एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अगर मैरिज के रेस्ट्रेन में किया गया है तो वो वॉइड होगा। एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ ए पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड, ठीक है। कैसे, आगे हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, इसमें क्या है वैलिड एग्रीमेंट क्या होगा कि मैरिज करके पार्टनरशिप करके, ठीक है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा कि इन केसेस में कि एवरी एग्रीमेंट ऑन द मैरिज फॉर अदर पर्सन, ठीक है, और ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो उस केसेज में क्या है वो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर नॉट ए माइनर इज वॉइड, ठीक है। सेक्शन 27 में हम आते हैं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, अगर कोई एग्रीमेंट है बाई विच वन पार्टी इज रेस्ट्रेन, एक पार्टी रेस्ट्रेन की गई है फॉर एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन एंड ट्रेड एंड बिजनेस ऑफ एनी काइंड, अगर कोई पार्टी क्या है लॉफुल प्रोफेशन करती है, ट्रेड करती है, बिजनेस करती है और दूसरी पार्टी के द्वारा उसको रेस्ट्रेन किया गया है तो वो क्या है वॉइड होगा। एक्सेप्शन फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नोट टू कैरिंग बिजनेस एंड गुडविल इज सोल्ड, वन हु सेल the goodwill of business may agree with the buyer to refrain from carrying a similar business within specified local limits so long the buyer and any person deriving the title of goodwill from him carry like business thereon provided such limits and appear to court reasonable regarded has been टू नेचर ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या है कि कोई एग्रीमेंट है जो कि बिजनेस क्या है कैरी नहीं करता है, बिजनेस गुडविल जो कि उसको बेचना मतलब उसकी गुडविल को बेचना नहीं चाहता है, और वो एक व्यक्ति जो सेल करता है उसकी गुडविल बिजनेस को, और वो बायर क्या है उस पर एग्री हो जाता है रेफरेन करने के लिए सिमिलर बिजनेस को, मतलब एक पार्टी क्या है अपना बिजनेस का जो क्या है वो टाइटल होल्डर उस दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए मना कर देता है और वो अपना बिजनेस उसको पार्टनरशिप में दे देता है, लेकिन वो क्या कहता है वो टाइटल क्या है चेंज करने के लिए बोलता है, रेफरेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर, उसी सेम बिजनेस का नाम रखने के लिए या सेम बिजनेस को करने के लिए विद इन द स्पेसिफाइड उस लोकल लिमिट्स में करने के लिए उसको मना करता है बायर या कोई डिराइव जो सेम टाइटल रखता है उस गुडविल पर। तो कैरिंग लाइफ बिजनेस, तो उस केसेस में क्या है कोर्ट रीजनेबल टाइप में उसको क्या है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं समझेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए जो स्टार्टिंग कंपीटिंग बिजनेस होना चाहिए, सेल्स ऑफ गुडविल जो लोकल लिमिट्स के अंतर्गत होना चाहिए, उसकी गुडविल बेच सकता है लेकिन उस सिमिलर बिजनेस के बेस पर वो दूसरा पर्सन वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, पार्टनरशिप ड्यूरिंग टर्म के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट
जो कॉन्ट्रैक्ट है एंटायर इंडस्ट्री को वो सेल करता है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है वाइड एरिया के लिए, मतलब नॉट एन लोकल एरिया, वो पूरे एरिया के लिए करता है, या कोई जनरल बिजनेस करता है जो उससे रिलेटेड हो, जो कि उसने उसको गुडविल दी थी, ठीक है, जनरल बिजनेस जो कि बैन है, ठीक है। एवरी जो एग्रीमेंट बाय विच वन पर्सन इज रेस्ट्रेन फ्रॉम लॉफुल ट्रेडिशन ट्रेड एंड और काइंड इज टू टेस्ट एंड अनलेस अंडर एक्सेप्शन। तो इन केसेस में क्या है, वो रेस्ट्रेन करता है तो वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। लेकिन अगर वो दूसरे पार्टी के कंसेंट से करता है, उसके बेस पर कोर्ट की कंसेंट से, तो उस केसेस में वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। सेक्शन 28 में हम पढ़ते हैं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। एवरी एग्रीमेंट by which one party there is restrict by absolutely from enforcing his right। अगर कोई एग्रीमेंट है जिसके द्वारा पार्टी को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो अपने राइट्स को एनफोर्स करे इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में या यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग के संबंध में, इन ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल विथिंग द लिमिट्स ऑफ द टाइम विथिंग विच ही मे एनफोर्स हिज राइट। मतलब कोई पार्टी है जिसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड राइट को एनफोर्स करने के लिए उस लीगल प्रोसीडिंग्स में उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उस केसेस में क्या है, वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा, ठीक है। बी प्रोविजन में हमें बताया है, विद एक्सटिंग्विश द राइट, उस पार्टी के अधिकारों को वो खत्म करता है या डिस्चार्ज करता है उस पार्टी को लाइबिलिटी से, जिसमें कि अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड एंड सो एज रेस्ट्रिक्ट द पार्टी फॉर एनफोर्सिंग हिज राइट इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। मतलब उस पार्टी के राइट को किस एक्सटेंट तक वो क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है, वो उसको खत्म करता है, या उसकी लाइबिलिटी को उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके राइट्स को खत्म करता है, तो वो उसके राइट्स को एनफोर्स करने के लिए प्रॉपरली रेस्ट्रिक्ट होता है, उस केस में वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या बताया है, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर्ड आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में हराइज। लेकिन आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट के केस में क्या है, दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल ए कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या नहीं करेगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को रेंडर नहीं करेगा, जिसमें टू एंड मोर पर्सन एग्री एनी डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन देम इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड क्लास ऑफ सब्जेक्ट शैल बी रेफर्ड आर्बिट्रेशन दैट ओनली एन अमाउंट अवॉर्डेड दैट आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट सो रेफर्ड। तो ये क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को रेफर नहीं करेगा, जिसमें दोनों पार्टीज क्या है, एग्री हो जाते हैं उस डिस्प्यूट पर जो उनके बीच में हुई है, उस सब्जेक्ट पर जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, और अमाउंट को देने के लिए आर्बिट्रेशन में, ठीक है। एक्सेप्शन सेकंड में, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी अराइज नोर शैल दिस सेक्शन रेंडर इलीगल एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ऐसा कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा राइटिंग में उन पर्सन के द्वारा जो उस आर्बिट्रेशन को रेफर करने के लिए एग्री हुए हैं, और उसमें कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा कि विच अथॉरिटी दे कैन पे फॉर आर्बिट्रेशन ओवर नोट, ठीक है, बिटवीन देम विच हैज़ बिन ऑलरेडी, जिसमें अराइज हो चुका है, अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, जो लॉ के प्रोविजन के अंतर्गत पहले ही क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक्सेप्शन 3 में हम आते हैं, सेविंग ऑफ गारंटीड एग्रीमेंट। गारंटीड एग्रीमेंट में अगर कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर कोई सेक्शन है वो रेंडर नहीं करेगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को, किस बेस पर, अगर वो राइटिंग में है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और स्टिमुलेट करता है एक टर्म को, गारंटीड एग्रीमेंट को, या ऐसे कोई प्रोविजन बनाता है गारंटी के जो कि उस पार्टी के राइट्स को एक्सटिंग्विश करता है, उस पार्टी को डिस्चार्ज करता है उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है, और स्पेसिफाइड टाइम तक उस एग्रीमेंट को एक्सपायर होने के लिए, जो कि 1 साल से अधिक नहीं होगा, इसमें बताया विच इज नॉट लेस देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्योरिंग एंड नॉन ऑक्योरिंग ऑफ स्पेसिफाई इवेंट। मतलब कोई स्पेसिफाई इवेंट को करने के लिए तो उसके अधिकारों को या उसकी लाइबिलिटी को क्या है, एक्सटिंग्विश या डिस्चार्ज करता है। तो उस केसेज में ऐसा कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो उस केसेज में वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, ठीक है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किन केसेज में, आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो क्या है, वैलिड एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जिसमें एग्जिस्टिंग कोई डिस्प्यूट है या फिर एग्रीमेंट टू रेफर किया गया है जो क्या है फ्यूचर आर्बिट्रेशन में है, एग्रीमेंट रेफर किया गया फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, इन केसेज में क्या है वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन वॉइड किस में होगा, केसेस में क्या है वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन किन केसेस में वॉइड एग्रीमेंट होगा, अगर वो प्रिवेंट्स करता है राइट को
जो राइट टू शू वो मतलब कोई शूट लाने का अधिकार है, या लिमिटेड टाइम देता है वो, कोई शूट को लाने के लिए शॉर्टर देन द स्टेट, एंड रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू कोर्ट, कोर्ट में जाने के लिए कोई राइट को एक्सेस कर तो उस केसेज में वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रेस्ट्रेन फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट बाई यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग एंड लिमिट टू टाइम एंड इज वॉइड, तो वो उस केसेज में क्या है, वॉइड होगा। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में, इन एक्सेप्शन 3 जो बैंक का मतलब है बैंकिंग कंपनी या फिर कोरस्पेंडिंग न्यू बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत हम मानेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम सेक्शन 29 जिसमें एग्रीमेंट वॉइड होगा अनसर्टेनिटी के बेस पर। अगर कोई एग्रीमेंट है द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट इज सर्टेन, जो कि जिसका मीनिंग है सर्टेन नहीं है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड, और वो क्या है, सर्टेन होने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी कौन सा होगा, सेल। अगर हम सेल करते हैं स्पेसिफिक ऑयल का तो स्पेसिफिक ऑयल के केसेस में कोई अदर ऑयल इंक्लूड नहीं करेंगे जिसमें पीनट ऑयल हो, या कोई मार्केट प्राइस पर कोई रेट देते हैं तो वो मार्केट प्राइस पर फिक्स होगा, ना कि कोई अदरवाइज रेट पर या रिजनेबल प्राइस पर डिटरमाइन होगा थर्ड पार्टी के द्वारा। और अगर सेल होगा तो सम ऑयल होगा, नेट, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑयल होता है तो वो वैलिड एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर कोई सम ऑयल होता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अगर कोई प्राइस होगा जो एग्रीड लेटर है तो उस केसेस में वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, लेकिन अगर वो मार्केट रेट पर है तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है जो फैंसी गुड्स पर है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, लेकिन रिजनेबल प्राइस पर है तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ ही इज नॉट ए सर्टेन, जो कि सर्टेन नहीं है लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन आर वॉइड, जो कि सर्टेन होने के लिए कैपेबल भी नहीं है, तो उन केसेस में वो क्या है, वॉइड होंगे। इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ए एग्री टू सेल टू बी एन 100 ऑफ टन्स एन ऑयल, तो वो क्या है 100 टन्स ऑयल देने के लिए उसको लिए वो उसको सहमत होता है, लेकिन देयर इज नथिंग वट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, तो किस काइंड का ऑयल उसको देना है, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा अनसर्टेनिटी पर। 20 इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए एग्री टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नॉन द आर्टिकल ऑफ कॉमर्स, दिस इज नॉट अनसर्टेनिटी, तो इस केसेस में अनसर्टेनिटी है तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ठीक है, ए who is a dealer in coconut oil only agree to sell to B 100 tons of an oil, and the nature of A's trade offered indicate the meaning of the words, and A has entered into contract for the sale of 100 tons of coconut oil, तो इस केसेस में क्या है, स्पेसिफिक कोकोनट ऑयल है तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, डी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए एग्री टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन्स इन एनी ग्रेनरी इन रामनगर, देयर इज नो अनसर्टेनिटी हेयर टू मेक एन एग्रीमेंट, तो यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है एग्रीमेंट को वॉइड करने के लिए। ठीक है, ई इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए एग्री टू सेल टू बी 100 मोन्स ऑफ राइस, राइस देने के लिए। ठीक है, एट द रेट ऑफ द फिक्स, जो कि सी के द्वारा फिक्स है, तो प्राइस कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, तो सर्टेन है तो यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो एग्रीमेंट भी वॉइड नहीं होगा। ठीक है, एफ में हम आते हैं, ए एग्री टू सेल टू बी व्हाइट हाउस फॉर 500 रुपीज़ एंड ₹1000, 5 से 1000 रुपये तक, तो देयर इज़ नथिंग टू शो, 2 प्राइसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। आगे आते हैं सेक्शन 30 में, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, तो वेगर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर कोई बैट के द्वारा किया गया एग्रीमेंट है तो वो वॉइड होगा, जैसे कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर आर वॉइड, नो शूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग, तो उसके अगेंस्ट में उसको रिकवर करने के लिए कोई भी शूट नहीं लाई जा सकती। एलिगली टू बी वोन, अगर वो मतलब ये ब्लेम करता है कि वो वोन हो गया एनी वेगर के द्वारा या इंटरेस्ट बाई any person to abide the result of game and other uncertain event on which the wager is made, तो मतलब क्या है, रिकवर नहीं कर सकता वो केसेस पर कि उसने वो क्या है, अमाउंट जीत लिया है वेगर के द्वारा या कोई बैट के द्वारा, वो जो उसको इंटरेस्ट करनी थी और जो रिजल्ट को अबाइड करना था उस गेम के द्वारा या अनसर्टेन इवेंट के द्वारा, तो वेगर के द्वारा उसने किया है, तो वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम इसके चार्ट के माध्यम से समझते हैं, एग्रीमेंट बाय वे वेगर सेक्शन 13, वैलिड एग्रीमेंट कौन सा होगा,
अगर कोई कमर्शियल क्लोज है, उसके अंतर्गत कोई एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, एग्रीमेंट रेफर करता है जिसमें फ्यूचर आर्बिट्रेशन है, एग्रीमेंट रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट है आर्बिट्रेशन का, तो इन केसेस में क्या है वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर कोई हॉर्स रेसिंग है, उस पर कोई अमाउंट लगाता है, तो उन केसेस में वो वॉइड होगा। हॉर्स रेसिंग बेटिंग लगाता है, लॉटरी लगाता है, तो इन केसेस पे भी वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। एवरी एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वैगर आर वॉइड, वैगर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड होगा। नो शूट, उसके अगेंस्ट में कोई सूट नहीं लाई जाएगी रिकवर करने के लिए जो कि उसने उस पर लगाया है, ठीक है। एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइस, लेकिन हॉर्स रेसिंग में कुछ एक्सेप्शन क्या है। दिस सेक्शन शैल नॉट डीम टू रेंडर अनलॉफुल ए सब्सक्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन, अगर ये सेक्शन नहीं करता है, सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो एग्रीमेंट सब्सक्राइब कंट्रीब्यूट मेड एंटर इनटू फॉर टुवर्ड एनी प्लेड प्राइज एंड सम ऑफ मनी, अगर उसको प्राइज में मिल रहा है वो सम ऑफ मनी या फिर वैल्यू अमाउंट 500 या अपवार्ड, तो वो अवॉर्डेड विनर के रूप में, हॉर्स रेस के रूप में, तो उस केसेस पर ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। आगे आते हैं सेक्शन 294A इंडियन पेनल कोड, इससे इफेक्ट नहीं होगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू लीगलाइज एनी ट्रांजेक्शन, जो 294A में जो लीगली ट्रांजेक्शन किया गया है कनेक्टेड हॉर्स रेसिंग से, वो इसको प्रोविज़न वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें ये बताया गया ना तो ये वाले सेक्शन उसको इफेक्ट करेंगे, ना ही 294 का IPC के अंतर्गत इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर 3 आने वाला है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियल एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम और योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक